नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान में मंगल की देर शबाए शदीद ज़लज़ले में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। ज़लज़ले ने अफगानिस्तान में ज़बरदस्त तबाही का मंजर पैदा कर दिया है और अब भी हर तरफ आहो बका का आलम है। डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे के डिप्टी मिनिस्टर मौलवी शरफुद्दीन ने दावा किया कि 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। काबिल जिक्र है कि चारशंबे की सुबह 255 लोगों की हलाकत की खबरें सामने आई थी, लेकिन इसके बाद से लगातार महलूकीन की तादाद में इजाफा देखा गया। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि ज़लज़ले का झटका सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं महसूस किया गया, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की ज़मीन भी डोल गई। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 बताई जा रही है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के जुनूब मशरिक में था। इस ज़लज़ले का सबसे ज़्यादा असर अफगानिस्तान के पुख्तेका और खौस्त इलाके में देखने को मिला। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद समेत कुछ दीगर शहरों में भी महसूस किए गए, लेकिन किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लोग ज़लज़ले से मुतालिक जानकारियां दे रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि ज़लज़ले के झटके कुछ सेकंड्स तक महसूस हुए थे, जिसकी वजह से लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। دا ویډیو د تکړه ټول خلک لوند دی په اخر کې کدان تقریبا 15 میډا لوند دي په دغه کې 15 میډا شپږ لوند دي او په دغه کې 14 میډا لوند دي په بار کې څلور 15 میډا دي دا د څکیر نشول څلور او اپوس مکمله قبیله کې لوند دو اپوس کلدر شي په ویډیو کې دردرمي په دغه 15 شپږ میډا لوند دي او د لار کې نه چې ور بلکې څلور 15 میډا لوند دي په داونه پر نر پنا دي مش ویډیو کټ کوي صحیح 2 दिन से सरकार बचा रहे महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे आखिरकार हथियार डालते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के हुकूमत और पार्टी दोनों पर दावे के बाद फेसबुक लाइव उन्होंने किया और कहा कि मैं लड़ने वाला शिव सैनिक हूं, लेकिन सामने आकर बातचीत का प्रपोजल भी रखा। इसके बाद एकनाथ शिंदे गठबंधन तोड़ने पर अड़े रहे। इसके करीब 1 घंटे बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। उद्धव का दफ्तर यानी CM हाउस वर्षा खाली होने लगा। उद्धव भी अपने खानदान समेत निकल गए। उनके साथ बीवी रश्मि ठाकरे, दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी सरकारी बंगले वर्षा से जाती मकान मातोश्री के लिए निकल गए। इसके बाद मुलाजिमीन उनका सामान निकालने लगे। उद्धव की तारीफ में मातोश्री के बाहर सैकड़ों शिव सैनिक जमा हो गए हैं। इसी दरमियान शिवसेना लीडर और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने महाराष्ट्र में सियासी बुहरान के दरमियान एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे वजीर आला ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो अक्सरियत साबित करेंगे। इस दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडरान अशोक चौहान और बाला साहेब थोराट वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि मैं शिवसेना अराकीन असेंबली को अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वो यहाँ आए और मेरा इस्तीफा राजभवन ले जाएं। मैं शिवसेना पार्टी चीफ का ओहदा भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि अपने कारकुनों के कहने पर। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप यानी अराकीन असेंबली कहते हैं तो मैं वजीर आला का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये तादाद के बारे में नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि कितने मेरे खिलाफ हैं। एक भी शख्स या रुकन असेंबली मेरे खिलाफ होगा तो मैं चला जाऊंगा। अगर एक भी रुकन असेंबली मेरे खिलाफ है तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। वजीर आला के ओहदे आते और जाते रहते हैं, लेकिन असली दौलत लोगों की मोहब्बत है। गुज़िश्ता 2 सालों में मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे लोगों की भरपूर मोहब्बत मिली। आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले। हिंदुत्वासाठी काय काय केले, कोणी कोणी काय काय केले हेही बोलण्याची आता वेळ नाहीये। पण हिंदुत्वाबद्दल मी विधानसभेत विधिमंडळात बोलणारा कदाचित पहिला मुख्यमंत्री असेल। मग नेमकं झालंय काय? ही शिवसेना कोणाची आहे? काही जण असा आरोप करतात की किंवा असं भासवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही। ठीक आहे ना, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि आताच्या शिवसेनेत फरक काय नेमका? असं काय मी नेमकं केलेलं आहे की शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर जात चाललेली आहे? त्यावेळेला जे विचार होते तेच आपण पुढे नेतो आहोत। बरं, त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्यातून बाळासाहेब 2012 साली गेले
2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो. तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत. मुद्दा विचार हा तोच राहणार आहे. महाराष्ट्र शिवसेना के बागी एमएलए आसाम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में डेरा डाले हुए हैं. वहां 3 दिन काम करेंगे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे. जराये ने चाशुम्बे को इतला दी. जराये ने बताया कि बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को एक खत लिखा ताकि वो हुकूमत बनाने के लिए अपनी ताकत जाहिर करने के लिए मीटिंग तलब करें. अहम बात यह है कि कोश्यारी के चाशुम्बे को कोरोना वायरस से मुतासिर होने का पता चला. उनकी गैर मौजूदगी में गोवा के गवर्नर श्रीधरन रेड्डी को महाराष्ट्र का इजाफी चार्ज दिया गया. दरिया असना मुतबर जराये से मालूम हुआ है कि रेड्डी ने पहले ही शिंदे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी रजामंदी दे दी है. इसके जरिए बागी लीडर हुकूमत बनाने की हिमायत में अपने एमएलए की तादाद गिनने की कोशिश करेंगे. दरिया असना तमाम 40 एमएलए बशमूल 33 शिवसेना एमएलए और 7 आजाद उम्मीदवार होटल में एक अहम मीटिंग में उन्होंने शिरकत की. आसाम की काबीना के कई सीनियर वजीर भी रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद हैं. एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल अकोला से रुकन असेंबली नितिन देशमुख नागपुर पहुंच गए. उन्होंने नागपुर एयरपोर्ट पहुंचकर अपने साथ अब तक हुए वाकये का तस्करा किया और इल्जाम आयद किया कि उन्हें सूरत में अगवा करके रखा गया था. नितिन देशमुख जो कि एकनाथ शिंदे के साथ सूरत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक है और उनका साथ नहीं छोड़ सकते. एकनाथ शिंदे के चुंगल से निकलकर नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख के बयान ने शिवसेना के उस दावे पर मोहर लगा दी जिसमें कहा गया था कि शिवसेना लीडरान को जबरन सूरत के होटल में अगवा करके रखा गया है. मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे. बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया. मैं ऐसा संदेश दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे और मेरा घात करना चाहते थे. लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत, मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं. कोई प्रकार की मेरी बीपी के साथ हो. आप किसके साथ हो? मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ हूँ. हमारे एकनाथ शिंदे बोलने वाले मुख्यमंत्री मोदी बोलना था. घाटांसोबत गेले तू वापस आले. शिंदे घाटांसोबत बाकी आमदारांचं काय म्हणणं आहे तिथे? बाकी आमदारांचं काय म्हणणं आहे तिथे? जे तुम्ही तर आले, बाकी आमदारांचं काय म्हणणं आहे? दादा बाकी आमदार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अलावा आंध्र प्रदेश में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और उड़ीसा में हुक्मरान बीजू जनता दल ने सदारती इंतखाबात में इंडिया की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने के वाज़ेह इशारे दिए हैं. मुर्मू को मुबारकबाद देते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर वी विजयसाई रेड्डी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मुर्मू को एनडीए की तरफ से सदारती इंतखाब में उम्मीदवार करार दिए जाने पर दिली मुबारकबाद. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुर्मू हमारे मुल्क की एक अजीम सदर साबित होंगी. रेड्डी ने ट्विटर पर मुर्मू से मुलाकात करते हुए एक फाइल फोटो भी शेयर की. वाईएसआर कांग्रेस के 175 रुकने आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में 150 और कानून साज काउंसिल में 33 अरकान हैं. लोकसभा में 25 में से 22 और राज्यसभा में 11 में से 6 मेंबरान हैं. भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुक्मरान एनडीए के पास 5,26,420 वोट है, जो मजमूई 10,79,000 वोटों के निस्फ से कुछ कम है. उसे वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत की जरूरत होगी. सदर के ओहदे के लिए कबायली और खवातीन के ज़मरे में आने वाली मुर्मू को उड़ीसा से होने का भी फायदा मिलेगा. बीजू जनता दल के लीडर और उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने भी ये वाजे कर दिया है कि उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को आइंदा इंतखाबात में वोट दे सकती है, उनकी हिमायत कर सकती है. कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने चाशुम्बे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खत लिखकर अपनी खराबी सेहत का हवाला देते हुए नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पूछगछ को कुछ हफ्तों के लिए मुलतवी करने की दरखास्त की. नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी 23 जून यानी जुमेरात को सोनिया गांधी से पूछगछ करने वाली थी.
उससे एक दिन पहले सोनिया गांधी ने ईडी को खत लिखकर पूछगछ के लिए कुछ और वक्त मांगा और इसे मुलतवी करने की दरखास्त की। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने आज ट्वीट किया कि कोविड और फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से सोनिया गांधी को मुकम्मल घर पर आराम करने का मशवरा दिया गया है। उसी को जहन में रखते हुए सोनिया गांधी ने आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खत लिखकर उनसे पूछगछ को कुछ हफ्तों के लिए मुलतवी करने की दरखास्त की ताकि वो मुकम्मल सेहतयाब हो सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज कांग्रेस दफ्तर में कारकुनों से खिताब करते हुए अग्निपथ स्कीम मामले पर मोदी हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो आखिरी रास्ता था हुब्बुल वतनी का, आर्मी के फोर्स का, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया। वो यानी बीजेपी एक रैंक एक पेंशन की बात करते थे, लेकिन अब ना रैंक है ना पेंशन। नौजवान सख्त मेहनत करेंगे और अपने घरों को वापस जाएंगे। एक बार रिटायर होने के बाद उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा। वो मुल्क की फौज को कमजोर कर रहे हैं और बीजेपी कहती है कि वो नेशनलिस्ट है। पीएम नरेंद्र मोदी को अग्निपथ मंसूबे को वापस लेना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में नौजवान जानते हैं कि मुल्क को मजबूत करने के लिए सच्ची हुब्बुल वतनी की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज चीन की फौज हिंदुस्तान की जमीन में बैठी है। 1000 किलोमीटर की जमीन चीन ने हमसे छीनी है। इस बात को हुकूमत हिंद ने खुद माना है। राहुल गांधी ने कहा कि फौज को मजबूत करने की जगह बीजेपी हुकूमत फौज को कमजोर कर रही है। कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था। ठीक है, उन व्यक्तियों को स्पेशल इन्विटेशन ईडी ने नहीं दिया, मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे। तो भकूंगा कैसे? अच्छा, फिर 3-4-5 दिन हुए। आखिरी दिन कहते हैं, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपास में बोल दिया पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंट कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट भी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, तो सिद्धरमैया जी बैठे हुए, रणदीप सब बैठे हुए, पेशेंट भी बैठे हुए, प्यार से बैठे हुए। तो ये जो हमारी पार्टी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर सियासी बहरान के दरमियान राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन पार्टियों के जेर इंतजाम मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों को गिराने की साजिशें चल रही हैं। उन्होंने राजस्थान में 2020 के दौर को याद करते हुए कहा कि उस वक्त भारी रकम तकसीम की गई थी, लेकिन पार्टी के कानून साज वफादार रहे। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए फख्र है कि राजस्थान के अरकान असेंबली 34 दिन तक मेरे साथ रहे। उन्हें वफादारी तब्दील करते ही 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त देने की पेशकश की गई थी, लेकिन फिर भी वो बागी नहीं हुए। हाल ही में हम रियासत की 3 राज्यसभा की सीटों को हासिल भी कर चुके थे। गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है और जमहूरियत खतरे में है। देश किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज ये पूरा मुल्क चल रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसको हमें समझना पड़ेगा और इसका मुकाबला कैसे करें। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेली कुछ नहीं कर सकती।
जनता को सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और सत्य कांग्रेस के साथ में, क्योंकि कांग्रेस की प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल इस संविधान के साथ में मिले हुए हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कांग्रेस के जो प्रोग्राम, पॉलिसी या प्रिंसिपल है वो, और जो देश के स्थिति है हमारी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातीय वर्गों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, इन सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो आज तक 70 साल तक कांग्रेस चलती गई। इसलिए देश एक रहा, अखंड रहा, पाकिस्तान की तरह तानाशाही शासन नहीं आया। धर्म के नाम पे जो आज राजनीति चल रही है, उसके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, ये हमें रिमाइंड करना पड़ेगा आम जनता को भी, धर्म के नाम पे आजादी के वक्त में 2 टुकड़े हुए थे देश के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना था। फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर तुलबा की मुखालिफत भले ही थम गई हो, लेकिन बिहार में 4 मई को अहम अपोजिशन पार्टी आरजेडी और बाएं बाजू महाज के लीडरों ने असेंबली से राजभवन तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में उन पार्टियों के अराकीन असेंबली, कानून साज काउंसिल के अराकीन ने हिस्सा लिया। हालांकि इस मार्च से कांग्रेस ने अपनी दूरी बनाए रखी। आरजेडी और बायां महाज के अराकीन असेंबली और अराकीन कानून साज काउंसिल और दीगर लोग काउंसिल के अहाते में जमा हुए और राजभवन मार्च किया। इस मार्च में साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। भैया आप चल रहे, तो पुराना है। चलो भाई, गठबंधन जिंदाबाद, शांति की अपील तो प्रथम दिन से लालू जी ने की, तेजस्वी जी ने की, हम सब तमाम दलों ने की। शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन युवाओं की भावना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। मनोज जी, एक सवाल बनता है, देंगे ये भाजपा वालों के 12 लाख के जहाँ हम 24 लाख रुपया देते हैं, क्या मजाक बना रखा है? ये भाजपा के नेताओं के बच्चों को बताइए, हम लोग कार्यालय में रख लें। ये मजाक नहीं चलने वाला है, ये अपमान जो किया जा रहा है। और देश का नौजवान, खासतौर पर बिहार का नौजवान, 60% आबादी नौजवानों की, यहाँ की सरकारें उसी हिसाब से चलनी चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम जो है। शांति की अपील तो प्रथम दिन से लालू जी ने की, तेजस्वी जी ने की, हम सब तमाम दलों ने की। शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन युवाओं की भावना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ड्रोन्स, माहौलियात को नुकसान न पहुंचाने वाली तवानाई और खला समेत हर शोबे में जिद्दत तराजी की हिमायत करता है। ब्रिक्स कारोबारी फोरम में वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत को उम्मीद है कि भारतीय मईशत में इस साल 7.5% की नशोनुमा होगी। मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय डिजिटल मईशत की कद्र 2025 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। भारतीय मईशत की ताकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के कौमी बुनियादी ढांचे के तहत 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सरमायाकारी करने का मौका मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की कामयाबी जिद्दत तराजी और स्टार्टअप्स के साथ टेक्नोलॉजी से होने वाली तरक्की पर मबनी है। भारत की वर्तमान इकोनॉमिक रिकवरी का एक प्रमुख स्तंभ टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ है। हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने स्पेस, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स, जियोस्पेशियल, डेटा जैसे कई क्षेत्रों में इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई है। आज भारत में
इनोवेशन के लिए विश्व में सबसे उत्तम इकोसिस्टम है, जो भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या में दिखता है। भारत के 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स में 100 से अधिक यूनिकॉर्न है और इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। दूसरा, महामारी के दौरान भी भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए अनेकों प्रयास जारी रखे। बिजनेस पर कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए हजारों नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तीसरा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है और उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर है। और चौथा, कुरान पाक की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की नुमाइंदगी करने वाले इदारे बराए रहनुमाई व हिदायत ने कुरान पाक की तिबात के लिए शाह फहद कॉम्प्लेक्स से कुरान पाक के नए एडिशन के साथ शेल्फ और अलमारियां फराहम की और उन्हें मस्जिद हराम के अंदर रखा गया ताकि बैतुल्लाह में आने वाले अल्लाह के मेहमान उनसे इस्तेफादा कर सके। मस्जिद हराम में नमाजियों और आज़मीन हज के लिए सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन की नुमाइंदा एजेंसी हिदायत व रहनुमाई की तरफ से कुरान पाक के 80,000 नुस्खे तकसीम किए गए। कुरान पाक के ये नुस्खे मुख्तलिफ साइज की 2300 अलमारियों में रखे गए हैं। कुरान और कुतुब की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल गाजी बिन फहद ने वजाहत की कि इंतजामिया ने नाबीना अफराद के लिए मुतअद्दिद ब्रेल कुरान के साथ साथ कुरान शरीफ के शेल्फ और अलमारियां भी फराहम की। इसके अलावा मस्जिद हराम में अंग्रेजी, उर्दू और इंडोनेशियाई जबान में तराजिम के साथ भी कुरान पाक के नुस्खे रखे गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैतुल्लाह के ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने और उनका वक्त इस काम में लगाने के लिए कुरान पाक और बरेल कुरान के अल्फाज के साथ साथ आसान तशरीहात पर मुश्तमिल कुरान पाक की तफासिर भी फराहम की गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इंतजामिया ने ज़ियूफुर रहमान को कुरान पाक के नुस्खों की फराहमी का खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिया। हर आज़मीन हज को हर आज़िम हज को कुरान पाक का एक एक नुस्खा दिया जाएगा जो उनके साथ हज के सफ़र में साथ रहेगा। इसके अलावा आज़मीन हज स्मार्ट डिवाइस से 60 ज़बानों में कुरान पाक के तराजिम QR कोड के साथ फराहम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के मुल्ज़िमान की जायदादों को बुलडोजर से मिसमार करने के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बुलडोजर के जरिए की जा रही इंहदामी कार्रवाई को कानूनी तौर पर जायज़ करार देते हुए कहा कि ये कार्रवाई क़वायद के मुताबिक की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हलफनामे में यूपी हुकूमत ने कहा कि डिमोलिशंस गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मामूल के अमल का हिस्सा हैं। जमीयत गलत तरीके से निज़ामी कार्रवाई को फसादात से जोड़ रही है। नोटिस बहुत पहले जारी कर दिए गए थे। यूपी हुकूमत ने कहा कि फसादियों के खिलाफ अलहदा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा जमीयत उलमा हिंद पर जुर्माना आयद करके अर्जी खारिज की जाए। इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई से पहले कई मौके दिए गए थे और उसका फसादात से कोई ताल्लुक नहीं है, कानून के मुताबिक अमल किया गया। यूपी हुकूमत ने हलफनामे में कहा कि अर्जी गुजार झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। मुतासिरा फरीकैन में से किसी ने भी अदालत से रुजू नहीं किया। ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की गई है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से यूपी हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। उत्तर प्रदेश के स्पेशल सेक्रेटरी होम राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ 63 सफ़ात पर मुश्तमिल हलफनामा दाखिल किया। बयान हल्फी के साथ जावेद अहमद के घर पर सियासी जमात का साइन बोर्ड समेत तमाम चीज़ें अदालत को भिजवा दी गई। बयान ने हल्फी में कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा इमलाक को बुलडोजर के जरिए मिसमार किया गया है। ये अमल काफ़ी अरसे से जारी है।
आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 3 जून बरोज़े जुमा होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में पुलिस ने मशहूर रेस्टोरेंट बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का इल्जाम है कि मुख्तार बाबा ने तशद्दुद के कलीदी मुलजिम जफर हाशमी की माली मुआनत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SIT जल्द ही तशद्दुद के कुछ और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से कहा गया कि तशद्दुद के मुबैना मास्टरमाइंड जफर हाशमी ने कई नामों का इंकशाफ किया है और बाबा बिरयानी का नाम भी उनके माली मदद करने वालों के ताल्लुक से सामने आया है। बाबा बिरयानी पर इल्जाम है कि उन्होंने पत्थरबाजी के लिए बुलाए गए अफराद के खाने पीने का इंतजाम किया था। बाबा बिरयानी पर पहले ही यह इल्जाम है कि उन्होंने दुश्मन जायदाद पर कब्जा करके बिरयानी की दुकान खोली है। ख्याल रहे कि कानपुर में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा के खिलाफ बाद नमाज जुमा बड़ी तादाद में मुसलमानों ने एहतजाज किया था। ताहम इसी दौरान तशद्दुद फूट पड़ा और 2 तबकों में पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने और उसका दायरा वसी करने के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान की 4 रोज़ा दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्ले के साथ चारशंबे को 2 तरफा बातचीत की। बातचीत के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों वज़रा ने दिफाई ताउन से मुतालिक सरगर्मियों का जायजा लिया और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि कोरोना वबा के बावजूद उन सरगर्मियों में इजाफा हुआ। उन्होंने दिफाई शोबे में ताउन के दायरे कार को वसी करने के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान दोनों वज़रा ने हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अहम सुतूनों दिफा और सलामती के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। असम के वज़ीर आला हेमंत शर्मा की अहलिया रिंकी भुयान शर्मा ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। शर्मा ने कहा था कि आसाम हुकूमत पर उनकी अहलिया के फर्मों और बेटों के तिजारती शराकतदार को साल 2020 में कोविड-19 वबाई इमराज के दौरान बाजार की कीमतों से ज्यादा शरहों पर PPE किट्स फराहम करने के लिए ठेका देने का इल्जाम लगाने के लिए सिसोदिया के खिलाफ दीवानी हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसके बाद मंगल को एक केस दर्ज किया गया। वज़ीर आला की अहलिया की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट पद्मा नायक ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जून को आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मौक्किल के खिलाफ कुछ रिमार्क्स देते हुए इल्जाम लगाया कि कौमी सेहत स्कीम 2020 के तहत उसने हुकूमत से PPE किट फराहम करने का मुआहदा हासिल किया। ये सरासर गलत है और डिफेमेटरी है। वकील ने अर्ज किया कि शर्मा ने कभी भी कौमी सेहत मिशन को कारोबारी लेन देन के तौर पर कोई PPE किट फराहम नहीं की और दरहकीकत उन्होंने कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 1485 ऐसी किट्स डोनेट की हैं। बिहार के मधुबनी से गुजरने वाली नेशनल हाईवे को माफ कीजिएगा, बिहार के मधुबनी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की एक वीडियो को इन दिनों काफी वायरल किया जा रहा है। ये काफी सुर्खियों में है। इस हाईवे का ड्रोन से बना वीडियो शेयर कर लोग पूछ रहे हैं कि ये सड़क कहाँ है। सभी जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। यह हालत कलुआही बासोपट्टी हरलाखी से गुजरने वाली मेन सड़क की है। सड़क की बदहाल हालत इस मानसी पट्टी से कलना तक है। इससे आने जाने वाले लोगों को होने वाली परेशानी समझी जा सकती है। सबसे ज्यादा बदहाल वहां की 500 दुकानों के मालिक और उनसे जुड़े 15,000 खानदान हैं। बता दें कि 2015 के बाद से ही ये सड़क पूरी तरह से बुरी हालत में है। इसे बनाने के लिए अब तक 3 बार टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन सभी ठेकेदारों ने कुछ दूर सड़क बनाने की खानापूर्ति के साथ काम छोड़ दिया और फरार हो गए। इस हाईवे से कई बड़े सियासी कायदीन का आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी ने भी इसकी बदहाली पर ध्यान नहीं दिया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।